ये वीडियो है एक एंटी होम्योपैथी प्रोटेस्ट का। So today we're taking an overdose to prove that there is nothing in these pills. I've got Heparin Sulf, which apparently was once in contact with some calcium sulfide. जिसमें ये लोग ये साबित करना चाह रहे हैं कि होम्योपैथिक दवाइयाँ काम नहीं करती। इसके लिए ये होम्योपैथिक दवाइयों की एक पूरी बॉटल कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत बड़ा ओवरडोज। 2, 1. मजेदार बात यह है कि इनमें से किसी को भी कुछ भी नहीं मिला। Quite nice actually. Crunchy and sweet. But there's nothing in it. दूसरी ओर होम्योपैथी का ग्लोबल मार्केट 2021 में 10 अरब डॉलर से ज़्यादा था और 2031 तक करीब 32 अरब डॉलर तक पहुंचने वाला है। भारत में होम्योपैथी काफ़ी कॉमन है। आपने भी शायद कभी ना कभी ये वाइट शुगर पिल्स जैसी दिखने वाली दवाई खाई ही होगी या देखी होगी। दुनिया में सबसे ज़्यादा होम्योपैथी का इस्तेमाल करने वाले भारत में ही हैं, जिसमें 10 करोड़ लोग तो अपने ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ होम्योपैथी पर ही विश्वास करते हैं। इस वीडियो में हम ना केवल होम्योपैथी की सच्चाई डिस्कस करेंगे, बल्कि होम्योपैथी के माध्यम से हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग बेहतर करने और चीज़ों के प्रति एक साइंटिफिक एटीट्यूड भी बनाने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि किन बायसेस और लॉजिकल फैलेसीज के चलते लोग होम्योपैथी पर इतना भरोसा करते हैं। जब तुम्हारा कहीं कुछ इलाज नहीं हो रहा हो ना, हाँ, तब तुम कोई एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हो, वो तुम्हें कुछ 4-5 गोलियां देता है और वो ठीक हो जाता है यार। 18th और 19th सेंचुरी यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका में जब मॉडर्न साइंटिफिक मेडिसिन डेवलप नहीं हुई थी, तब इलाज के नाम पे काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें हो रही थी। इसे एज ऑफ हीरोइक मेडिसिन का नाम दिया जाता है। जैसे एक कॉमन प्रोसीजर था ब्लड लेटिंग। इसमें बीमारी को ठीक करने के लिए एक मरीज के शरीर से बहुत सारा ब्लड निकाल दिया जाता था और ये प्रोसीजर ऑलमोस्ट हर बीमारी के लिए होता था। ऑब्वियसली इसमें अक्सर पेशेंट की मौत हो जाती थी। इसके अलावा और भी दूसरे प्रोसीजर्स थे, जैसे पर्जिंग यानी ज़बरदस्ती उल्टी करवाना या फिर बहुत ज़्यादा पसीना निकलवाना ताकि बॉडी को शॉक दिया जा सके। अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन की भी ऐसे ही दर्दनाक मौत हुई थी, जब उनके गले के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए उनके शरीर से 40% ब्लड निकाल लिया गया था। अब इस सब के बीच एक जर्मन फिजिशियन सैमुअल हैनेमान इस तरह के प्रोसीजर्स के खिलाफ थे, क्योंकि ये ट्रीटमेंट्स काम नहीं करते थे और उल्टा नुकसान करते थे। हैनेमान चाहते थे कि एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर हो जो कि जेंटल हो और नेचुरल भी। फिर 1796 में उन्होंने होम्योपैथी को डेवलप किया और उस वक्त चल रहे ट्रीटमेंट यानी हीरोइक मेडिसिन, वही खून निकालना एक्सेट्रा, उसको उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन या एलोपैथी का नाम दिया। होम्योपैथी तेजी से पॉपुलर हुई क्योंकि होम्योपैथी के पेशेंट्स को हीरोइक मेडिसिन के कंपैरिजन में बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिले। और ये सही भी है, क्योंकि भले ही होम्योपैथी काम करती हो चाहे ना करती हो, पर कम से कम उसके साइड इफेक्ट्स तो नहीं थे और वो दर्दनाक तो नहीं थी। तो वहाँ से होम्योपैथी की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। नाउ जितनी तेजी से होम्योपैथी का मार्केट बढ़ रहा है, उससे भी तेज एक और फील्ड ग्रो कर रही है, डेटा साइंस। मजेदार बात यह है कि आप बिना कंप्यूटर बैकग्राउंड के भी डेटा साइंस की फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ओडिन स्कूल के डेटा साइंस एलीट कोर्स के बारे में। ओडिन स्कूल एक ऑनलाइन अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके डेटा साइंस कोर्स में आपको मिलेगी 200 घंटों से ज़्यादा की लाइव ट्रेनिंग, 10 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से गाइडेंस। ये कोर्स यूनिक इसलिए है क्योंकि इसे 5 बड़ी टेक कंपनी सपोर्ट कर रही हैं, जिनमें है स्विगी, प्रोलिफिक्स, फोनपे, न्यूवो रिटेल और फोर्सियर। इसे कंप्लीट करने पर आपको एक सर्टिफिकेशन भी मिलता है। अपस्किलिंग के साथ इनके पास 600 से ज़्यादा हायरिंग पार्टनर्स हैं, जिनमें गूगल, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे बड़े ब्रांड्स भी शामिल हैं। मतलब प्लेसमेंट में भी आपको पूरी मदद मिलेगी। कई लर्नर्स हैं जिन्होंने ओडिन स्कूल के थ्रू जॉब और प्रमोशंस पाई हैं, जैसे प्रिया पांडे, जिनका बैकग्राउंड जूलॉजी में है, लेकिन वो आज एक सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट हैं। बेसिकली ये कोर्स केवल पढ़ाई नहीं है, आपको जॉब रेडी बनाकर वहाँ तक पहुँचाने का पूरा पैकेज है। फिलहाल ओडिन स्कूल पर अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है और अगर आप सारी पेमेंट एक साथ नहीं कर सकते तो फ्लेक्सिबल EMI ऑप्शंस भी हैं। तो अगर आप अनएम्प्लॉयड हो या करियर स्विच करने का सोच रहे हो तो ओडिन स्कूल का डेटा साइंस एलीट कोर्स जरूर चेकआउट कीजिए। वापस आते हैं होम्योपैथी पर। ना होम्योपैथी एसेंशियली 2 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है द लॉ ऑफ सिमिलर्स या लाइक क्योर्स लाइक, जिसके अनुसार किसी बीमारी को ठीक करने के लिए उस सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो उस बीमारी से जुड़े लक्षण इंसान में लाता हो। उदाहरण के लिए अगर किसी को नींद नहीं आने की समस्या है तो उसको बहुत छोटे डोजेज में कॉफी दे सकते हैं, क्योंकि कॉफी से क्या होता है, व्यक्ति जागता रहता है और यहाँ प्रॉब्लम क्या है, व्यक्ति जाग रहा है। तो जो समस्या है
उसी से संबंधित उसका ट्रीटमेंट होगा। अगर किसी को नींद नहीं आ रही तो उसको बहुत छोटे डोजेस में कॉफ़ी दोगे तो नींद आ जाएगी, ऐसा होम्योपैथी का मानना है। सुनने में बहुत अजीब लगता है पर यही कॉन्सेप्ट है। आमतौर पर होम्योपैथी की दवाइयों में अलग अलग तरह के पौधे होते हैं, लेकिन कई बार बहुत अजीब चीज़ें भी होती हैं, जैसे एक्सरेज या टीरेक्स की हड्डियाँ, पस, बर्लिन वॉल का मलबा, रैबिट कुत्ते की थूक, सड़क पर मरा हुआ जानवर, चुंबक का साउथ पोल वगैरह वगैरह। ये सब इसलिए क्योंकि लाइक क्योर्स लाइक। जैसे होम्योपैथ्स का मानना था कि बर्लिन की दीवार में लोगों का वो डर और घबराहट है, उस दीवार ने वो देखा है, तो बर्लिन वॉल का मलबा हम इस्तेमाल करेंगे जहाँ भी लोगों को इमोशनल ट्रॉमा हो या अकेला महसूस हो रहा हो। इस तरीके की जब शिकायत होगी तो उसमें ये दवाई काम आएगी, क्योंकि बर्लिन वॉल जब बनी थी तो वो क्या हुआ था, जो लोग दीवार के इस तरफ थे वो इधर ही रह गए थे और उधर वाले उधर रह गए थे, तो वो सारा अकेलापन, वो सारा ट्रॉमा उस दीवार के वहाँ पर है। अगर आपको ये अजीब लग रहा है तो दूसरा प्रिंसिपल सुनो, वो है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंटाइजेशन। इसके तहत जो भी आपकी मेन दवाई होती है, इस केस में कॉफ़ी, उसको आप पानी या अल्कोहल में मिलाते हो, अच्छे से मिलाते हो, और फिर उस मिक्सचर को दोबारा पानी में मिलाते हो, और फिर इस तरीके से आप बार बार ऐसा करते हो। पहले बहुत छोटे अमाउंट में आप वो चीज़ लेते हो, कॉफ़ी फॉर एग्जांपल, इसको बोलते हैं मदर टिंचर। फिर उसे एक स्पेसिफिक रेशियो में पानी में मिक्स किया जाता है, जैसे 1:10 या 1:100, यानी 1 पार्ट कॉफ़ी का और 100 पार्ट पानी के, और फिर इसको तेज़ी से शेक करते हैं, और फिर उस सॉल्यूशन का एक स्मॉल पार्ट लेते हैं और उसी रेशियो में उसको ऐड करते हैं, उस सॉल्यूशन का 1 पार्ट और फिर से पानी के 100 पार्ट। ये प्रोसेस कई बार की जाती है, जिससे हर एक स्टेप में उस सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है। नॉर्मल लॉजिक कहता है कि जितना आप उसमें पानी मिला रहे हो उतना उस कॉफ़ी का प्रभाव कम हो जाएगा, पर नहीं। होम्योपैथी के अनुसार जितना कम उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है, यानी जितना ज़्यादा उसमें पानी मिलाया जाता है, उतनी ही वो ज़्यादा दवाई ताकतवर है। होम्योपैथ्स का मानना है कि उसको शेक करने से उस सब्सटेंस का, यानी कि कॉफ़ी की जो इन्फॉर्मेशन है या जो एनर्जी है, वो पानी में आ जाती है, और इसको बार बार करने पे उस सॉल्यूशन की ताकत और बढ़ जाती है। आप इसके पीछे का गणित सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। अगर कोई डाइल्यूशन 6C है, इसका मतलब 1 पार्ट आपने लिया एक्टिव सब्सटेंस का, कॉफ़ी या प्याज या कुछ भी, और 100 पार्ट पानी या अल्कोहल के मिलाए, और फिर जो टोटल सॉल्यूशन बना उसका 1 पार्ट लिया और फिर से 100 पार्ट पानी के। ऐसा आपने 6 बार किया। 6 बार करने पर टोटल आपने 10,000 अरब पार्ट पानी का लिया है और 1 पार्ट लिया है उस एक्टिव सब्सटेंस का। सोच के देखो, 10,000 अरब चम्मच पानी में आपने 1 चम्मच कॉफ़ी मिलाई है। अगर आप यही सॉल्यूशन 13C तक ले जाते हो तो इसका मतलब होगा धरती पर जितना भी पानी है उसमें आपने 1 बूंद का 1/3 हिस्सा एक्टिव सब्सटेंस का डाल दिया। 1/3 बूंद पूरी धरती के पानी में, यह है 13C। अब एक नॉर्मल होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपको एक्चुअल में दवाइयाँ मिलती हैं मार्केट में होम्योपैथी की, उनकी पोटेंसी कितनी होती है पता है? 30C। एक सिंगल मॉलिक्यूल भी आपको नहीं मिलेगा उस ओरिजिनल सब्सटेंस का। फिजिसिस्ट रॉबर्ट पार्क की कैलकुलेशन के अनुसार अगर आपको एक सिंगल मॉलिक्यूल चाहिए उस ओरिजिनल सब्सटेंस का, तो आपको पृथ्वी से 30 अरब गुना ज़्यादा बड़ा एक कंटेनर लेना होगा, तब जाकर उसमें आपको 99.999999% पानी और एक सिंगल मॉलिक्यूल मिलेगा उस एक्टिव सब्सटेंस का, कॉफ़ी, प्याज, जो भी हो जाता है। होम्योपैथी के प्रिंसिपल लाइक क्योर्स लाइक का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। आपने लोगों को ये बोलते सुना होगा कि अखरोट दिमाग के लिए अच्छी होती है क्योंकि वो ब्रेन की तरह दिखती है, या किडनी बीन्स यानी राजमा किडनी की बीमारियों के लिए अच्छा होता है। इसको प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी कहते हैं, और ये रीजनिंग कई जगह पे चलती है। ये तब से चल रहा है जब साइंस उतना डेवलप नहीं हुआ था, और होम्योपैथी भी इसी तरह के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। अखरोट स्पेशली ब्रेन के लिए कुछ करती है ऐसा नहीं है, और ना ही राजमा स्पेशली किडनी के लिए कुछ करता है। होम्योपैथी का दूसरा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंटाइजेशन तो और भी ज़्यादा विज्ञान विरोधी है। जैसा कि हमने देखा, होम्योपैथी की दवाई में ओरिजिनल सब्सटेंस का एक भी मॉलिक्यूल नहीं बचता, इसलिए होम्योपैथी का ओवरडोज करने पर भी कुछ नहीं होता, क्योंकि उसमें लिटरली कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी है, सिर्फ शक्कर है। जैसे जैसे मॉडर्न मेडिसिन विकसित होती गई, वैसे वैसे होम्योपैथी की पॉपुलैरिटी कम होती गई। लेकिन पिछले कुछ समय में होम्योपैथी वापस से उभर के आई है, और भारत में ये आज भी पॉपुलर है। आज की तारीख में होम्योपैथ्स थोड़े अलग तर्क देते हैं।
होम्योपैथी को सही साबित करने के लिए। ये माना जाता है कि डाइल्यूशन को तेज़ी से शेक करने से उस सब्सटेंस की, कॉफ़ी, प्याज या कुछ भी, उसकी स्पिरिचुअल हीलिंग पावर पानी में आ जाती है और यही स्पिरिचुअल हीलिंग पावर बीमार इंसान को ठीक करती है, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ फोर्स को नॉर्मल करके। थोड़ा साइंटिफिक लगने के लिए एक और तर्क दिया जाता है कि पानी की अपनी याददाश्त, उसकी अपनी मेमोरी होती है और पानी ये याद रख सकता है कि उसमें कौन सा सब्सटेंस मिलाया गया था या उसके एसेंस को मेंटेन करके रख सकता है और उस पानी की मेमोरी के कारण व्यक्ति को फायदा होता है। लेकिन ये वाटर मेमोरी का कॉन्सेप्ट फिजिक्स की दुनिया के परे है, ऐसा कुछ नहीं होता। बाय द वे, अगर ऐसा हम मान लें कि पानी में मेमोरी होती है तो सोच के देखो, पूरी दुनिया में जितना भी पानी है वो सारा ही कुछ ना कुछ दवाई है, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई सब्सटेंस तो पानी के कॉन्टैक्ट में आया ही होगा। जमाने भर की चीज़ें पानी में मिक्स होती रहती हैं। होम्योपैथी इफेक्टिव है या नहीं, इसे जानने के लिए 1991 से लेकर अब तक 10 मेटा एनालिसिस या रिव्यूज़ किए जा चुके हैं। मतलब 10 ऐसे रिव्यूज़ जिनमें होम्योपैथी में हुई ढेर सारी स्टडीज़ को इकट्ठा किया गया और फिर सबको देखा गया। इसमें से 4 तो खुद होम्योपैथी वालों ने ही किए थे, लेकिन इनमें से किसी भी रिव्यू में होम्योपैथी के प्रभावी होने का एविडेंस नहीं मिला। 2015 में होम्योपैथी पर ऑस्ट्रेलियन हेल्थ अथॉरिटी NHMRC के द्वारा अब तक की सबसे बड़ी स्टडी की गई। इस रिव्यू में उन्होंने होम्योपैथी पर 1800 साइंटिफिक स्टडीज़ को खंगाला और फाइनल कंक्लूजन यही निकला कि किसी भी हेल्थ कंडीशन में होम्योपैथी से फ़ायदा होने का कोई भी प्रमाण नहीं है। पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी होम्योपैथी को लेकर एक मत है कि जिन आधारों पर होम्योपैथी टिकी है वो बेबुनियाद है और पूरी तरह से अनसाइंटिफिक है। अब होम्योपैथी वाले एक तरफ तो कोशिश करते हैं कि स्टडीज़ को तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया जाए जिससे होम्योपैथी को साइंटिफिक साबित किया जा सके, और दूसरी तरफ ये कोशिश होती है कि साइंस और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को ही रिजेक्ट कर दिया जाए, ये बोलकर कि अरे ये जो मॉडर्न तरीके हैं ना, ये होम्योपैथी के प्रभाव को पकड़ नहीं सकते। जब होम्योपैथ इस्टेब्लिश साइंस का सहारा लेकर होम्योपैथी को डिफेंड नहीं कर पाते तो वो सहारा लेते हैं साइंटिफिक प्लूरलिज्म का। साइंटिफिक प्लूरलिज्म एक विचार है जो कहता है कि दुनिया को जानने के और समझने के भाई बहुत सारे तरीके हैं और कोई एक वैज्ञानिक तरीका दुनिया की रियलिटी को नहीं समझ सकता। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई दुनिया को समझने का बस ये एक ही वैज्ञानिक तरीका है और बाकी की गलत है। और इसलिए होम्योपैथ्स के अनुसार हमें इंसानों की हेल्थ को और बीमारियों को समझने के लिए मॉडर्न मेडिसिन के अलावा ये जो दूसरे पर्सपेक्टिव्स हैं इनका भी सम्मान करना चाहिए। मतलब इनकी भी इतनी ही रिस्पेक्ट की जानी चाहिए जितनी कि हम मॉडर्न मेडिसिन की, दवाइयों की करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई कोई एक तरीका सच नहीं होता, सारे तरीके अपने अपने होते हैं, सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है, इस तरह की बात। ऑब्वियसली ये सही नहीं है। अपने मन से कुछ भी करने को साइंस का नाम नहीं दे सकते। यहाँ पे ना प्लूरलिज्म के लिए बहुत जगह बचती नहीं है अगर आपके पास सीधे सीधे ये पता करने का तरीका हो कि कोई चीज़ काम करती है या नहीं करती। इस सब के बावजूद आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दावा करते हैं कि होम्योपैथी से वो ठीक हो गए जब मॉडर्न मेडिसिन फेल हो गई थी। एंड आई हैव सीन दिस लाइक मल्टीपल टाइम। मैंने लोगों का एलर्जीज ठीक होते हुए देखी है, मैंने लोगों की जॉइंट पेन्स ठीक होते हुए देखे हैं। तो उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है? यहाँ पर सबसे पहले तो आता है प्लेसिबो इफेक्ट। इसका मतलब होता है किसी पेशेंट का बिना दवाई के बेहतर महसूस करना, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसको दवाई मिल गई है तो वो ठीक हो जाएगा। ये एकदम असली चीज़ है। वैज्ञानिकों ने देखा है कि लोगों को शुगर की दवाइयाँ, शुगर की पिल्स या पानी के इंजेक्शन से ही फ़ायदा होने लगता है, क्योंकि उस पेशेंट को विश्वास होता है कि वो बेहतर हो जाएगा और वो बेहतर हो भी जाता है। तो होम्योपैथी के कई सारे बेनिफिट्स प्लेसिबो इफेक्ट ही होते हैं। बंदे को विश्वास है कि ट्रीटमेंट काम करेगा, उसके पापा के लिए काम करता था, उसके दादा के लिए काम करता था, उसके लिए भी करेगा, तो थोड़ी बहुत राहत उसको मिल भी जाती है। जेम्स रैंडी एक काफ़ी प्रचलित जादूगर थे जो होम्योपैथी और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के आलोचक, उसके क्रिटिक भी थे। उनकी संस्था जेम्स रैंडी एजुकेशन फाउंडेशन ने $1 मिलियन का चैलेंज रखा था। अगर कोई भी व्यक्ति कंट्रोल्ड डबल ब्लाइंड साइंटिफिक स्टडी में ये साबित कर देता है कि होम्योपैथी का असर प्लेसिबो से बेहतर होता है तो वो उसे $1 मिलियन देंगे। आज तक ये चैलेंज किसी ने भी नहीं जीता। यहाँ पर एक बात ये भी है कि ज़्यादातर जो छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। तो अगर आपने उस दिन होम्योपैथी का इलाज शुरू किया है जब आपकी सेहत सबसे बेकार थी, तो ऑब्वियसली आने वाले दिनों में आपको थोड़ी राहत तो मिलेगी। ऐसे में उसका श्रेय यानी क्रेडिट चला जाता है होम्योपैथी को। फाइनली हमें यहाँ पर एक सर्वाइवरशिप बायस भी देखने को मिलता है। उन लोगों की कहानियां बताई जाती है जिन्हें होम्योपैथी से फायदा हुआ, लेकिन उन केसेस की कोई भी बात नहीं करता जहाँ होम्योपैथी से कुछ नहीं हुआ।
इसे कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस, कि पूरे ग्रुप में सिर्फ उस तरफ नजर डाली जाए जहाँ पे सफलता है और फिर कहा जाए कि देखो ये पूरा ग्रुप ही सफल हो रहा है, जबकि वो सच नहीं है। तो ये थी होम्योपैथी की कहानी और क्यों लोग उस पर विश्वास करते हैं। बाय द वे, अगर आपको मेरा काम पसंद है, अगर आपको ये चैनल पसंद है, तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, या आप मेरे पेट्रियन पेज से भी जुड़ सकते हैं। मैंने आई थिंक चैनल पर अभी तक इसकी बात नहीं की है, पर ये ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको चैनल पसंद है, अगर आपको ये काम पसंद है, तो आप ज्वाइन बटन से जुड़ सकते हैं या फिर आप पेट्रियन पेज पर भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।